नमस्कार, अमेश्वर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। भारतीय सिनेमा में 2 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उनकी आवाज का जादू छाया हुआ है। ऐसे ऐसे सदाबहार गीतों को उन्होंने आवाज दी जो संगीत प्रेमियों के दिलों में समाये हुए हैं। बॉलीवुड के न जाने कितने सुपरस्टार्स की वो आवाज बने, और सबसे खास बात यह कि अपनी आवाज के साथ साथ अपने खास अंदाज और बयानों से भी वो सुर्खियों में रहते हैं। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, जिनकी आवाज के दीवानों की कोई कमी नहीं। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अमेश्वर न्यूज में। थैंक यू। सर, 15 भाषा, हजारों गीत, बेशरम की बात कर लें, बेशरम से लेकर बागी से लेकर बेशरम तक की बात कर लें। आप ट्वीट की तो बात नहीं कर रहे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ट्वीट की बात भी हम कर लेंगे। तो इतने ढेर सारे गीत हैं, लेकिन अब इन गीतों से ज्यादा चर्चा होती है विवादों की। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी मैं विवादों में था, जब मैं मना कर देता था कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। मैं बहुत सेल्फिश किस्म का सिंगर हूं, बहुत मतलबी हूं। जब मुझे ऐसा लगता कि ये मेरे मतलब का नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं। एक इंसिडेंट था जहां पे मैंने बोला था मैं ये गाना नहीं गाऊंगा, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। तो उस समय मैं ही हर कंडेम किया करता था कि इस तरह के गाने क्यों बन रहे हैं, डबल मीनिंग के गाने शुरू हो जाते थे, जबकि इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो बोले यार ऐसा मत करो यार। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। फिर गोविंदा जी का पर्सनल फोन आया, यार या तो ये गाना हम कैंसिल कर देंगे, अगर आप नहीं गाएंगे तो कोई और गाना कर लेंगे, लेकिन ये गाना आपको ही गाना है। तो मैं एक्टिंग कर पाऊंगा? अभिजीत, दिस इज अ चैलेंज। आप जो इस गाने में कर सकते हो तो ही पॉसिबल है, नहीं तो ये गाना डल हो जाएगा। तो मुझे वो वे पसंद आया कन्विंसिंग का, कि क्या कन्विंस किया गोविंदा ने। और इसी कहने पे एक कितने बड़े, मेरे ख्याल से गोविंदा की जितना बड़ा एक्टर शायद बहुत कम हुआ है जी। सो मैंने उसकी बात को मान ली और एक चैलेंज की तरह मैंने इस गाने को गाया। ओरिजिनल गाने से कुछ ज्यादा ही मैंने एक्टिंग किया जी। तो उसको तब भी विवादों में था, और मैं अपने संगीत से विवादों में रहा जब मैंने ये भी कर दिया कि आज से 3-4 साल पहले कि मैं SRK के लिए नहीं गाऊंगा। बिल्कुल। तो वो विवाद भी मेरे प्रोफेशनल, मेरे करियर और मेरे संगीत के साथ ही था। उसके बाद और भी विवाद उसके पहले से आते गए हैं। जब भी किसी ने हमारे इंडियन सिंगर्स को लेके चैलेंज किया और इंडियन सिंगर्स को कुछ भी कहा, तो भी मैंने उसको आराम से बड़े सही तरीके से मैंने उनको लपेटा। तो वो विवाद जब अपने ऊपर आता है, जब अपने सम्मान पे आता है, अपने हिंदुत्व के ऊपर आता है, अपने राष्ट्र के ऊपर आता है, तो मैं इसको सही जवाब, करारा जवाब मानता हूं। बिल्कुल, करारे जवाब आपके हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया है जी। उस ट्वीट में आपका जिक्र किया है, महागायक का है, और आपका नाम लेकर बहुत से लोगों को सलाह भी दी है। मुझे लगता है इस पर भी एक विवाद शुरू होने वाला है। क्या सलाह दिया है? सलाह दिया है कि मतलब महिलाओं के ऊपर कोई कमेंट नहीं करने चाहिए, और एक बड़ी राइटर का नाम भी उसमें लिखा हुआ है। जी, वो एक बहुत बड़ा जोक उन्होंने किया। वो सिर्फ मुझे समझ में आया, काफी लोगों को समझ में आया कि उन्होंने व्यंग कसा था कि जिनका नाम लिया है कि चाहे वो कितनी भी बड़ी बेशरम हो तो भी आपको उनके नाम पे ट्वीट नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया वो उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। वो ये है कि विराट हिंदू सिंगर अभिजीत ने एक टीवी प्रोग्राम में इतने जर्नलिस्ट लोगों के छक्के छुड़ा दिए, 6 और 4 ऑल ओवर मारा है। तो उन्होंने मुझे उसके लिए कांग्रेचुलेशन किया। चलिए, प्रेस्टिट्यूट कह देते हैं पत्रकारों को। इतना गुस्सा पत्रकारों पर क्यों आता है? जी नहीं, मैं पत्रकारों को प्रेस्टिट्यूट नहीं कहता हूं, मैं प्रेस्टिट्यूट को ही सिर्फ प्रेस्टिट्यूट कहता हूं। चलिए, अब ताजा उसकी बात करते हैं। कश्मीर में जो कुछ चल रहा है वो आप देख रहे होंगे। कश्मीर इस वक्त उबला हुआ है। वहां पर एक आतंकवादी की मौत होती है, एनकाउंटर में ढेर किया जाता है, उसको पर इसका बवाल हो जाता है। क्या किस तरह से देखते हैं आप अगर कश्मीर में इस तरह की चीजें होती हैं तो? क्योंकि कश्मीर को क्या है कि बहुत ज्यादा सर पे उठाया गया है। ये अगर जब पनप रहे थे उसी टाइम उनको अगर खत्म कर दिया होता ना तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इसके पहले इतना अपीजमेंट, इतना उनको
उनसे उनका ख्याल रखना, ये करना, यही चीज थोड़ी सी बढ़ गई है। इसको कंट्रोल पहले से ही करना चाहिए था और मुझे लगता है कि अब समय आ गया जब इस सरकार ने बराबर सही मतलब ईंट का जवाब पहाड़ों से देंगे, मतलब सिर्फ पत्थरों से नहीं, ईंट का जवाब चट्टान से, यही वाला स्ट्रेटेजी काम में करेगा मुझे जो लगता है। बिल्कुल, इस वक्त जो सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, उनका काम कैसा आपको लग रहा है? क्या वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, ठीक ढंग से हैंडल कर रहे हैं चीजों? नहीं, ये मेरा काम नहीं है देखना, क्योंकि हम जिस पोजीशन में बैठे हैं उस पोजीशन में मैं कुछ माप नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दाल का भाव 50 रुपए हो या दाल का भाव 5,000 रुपए हो, सब्जियों का भाव। तो मैं बता तो रहा हूं कि मैं सेल्फिश हूं, मुझे इस सब चीजों से कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये सब चीजें गरीबों से पूछिए और आम आदमी से पूछिए। हो सकता है एक गरीब ये कहे कि यार दाल का भाव 250 रुपए हो गया, लेकिन ये नहीं देखा कि उन्हें 200 से 250 हुआ है। लेकिन 50 से 200 हुआ, उसके लिए बात करेगा। जब दाल सिर्फ 20 रुपए किलो था और अचानक 3 साल 4 साल तब 30 रुपए का जब हुआ करता था, तब 200 रुपए 2-3 साल में बढ़ गए, उसकी बात नहीं करता। लेकिन अब 200 से अगर 220 होता है तो वो 220 कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि और गरीब हो सकता है कि अब गरीब उतना झेल सकता है जहां पे वो 200 रुपए की दाल खरीद सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका सामर्थ्य बढ़ गया है, वो 50 से 200 दे पा रहा है, तो गरीबों की हालत सुधरी हुई होगी। तो इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलिए, बिल्कुल आपने पत्रकारों से बात करने पर इनकार कर दिया, कहा कि उनका नाम ना लिया जाए, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आपने ट्वीट किया था वो मुद्दा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लव जिहाद की बात आपने की थी। क्या आपको लगता है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज हिंदुस्तान के अंदर चल रही है? देखिए, हम लोगों को नॉलेज कैसे बढ़ता है? हम टीवी के सामने बैठते हैं, कुछ टीवी दिखाते हैं, कुछ टीवी नहीं दिखाते, कुछ लोग न्यूज दिखाते हैं, कुछ लोग न्यूज बनाते हैं, और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से डेस्परेटली कि ये निकले। सो मैं मिक्स होके सब कुछ देखता हूं। मैं सिर्फ वन साइडेड ये नहीं सोचता अरे ऐसा कह दिया, तो मैं भी थोड़ा सा तथ्य तक पहुंचता हूं। मेरा ट्वीट ये नहीं था कि लव जिहाद हुआ है या कम्युनल। जब देश में कोई भी डेथ होती है हिंदू के सिवा, जिसमें हिंदू नहीं है, और किसी की डेथ होती है, वहां पे सारे सेक्युलर लोग पहुंच जाते हैं। उसकी को दफनाने के पहले ही पहुंच जाते हैं। सारे मीडिया पहुंच जाती है ये कहने के लिए कि देखो इनके ऊपर अत्याचार किया गया है, इन्होंने मारा, किन्होंने? हिंदुओं ने। लेकिन जब एक हिंदू, हमारी बच्ची मरी स्टेशन पे, सबके सामने उसको काट दिया गया, रेत दिया गया, तब मैंने ये नहीं बोला कि किसने मारा है। तब मैंने ये कहा, ये पूछा कि जब एक हिंदू बच्ची हमारी मरती है, एक हिंदू बेटी, एक हिंदू बेटा, या कोई भी हिंदू जब मरता है, तो सारे मीडिया वाले क्यों नहीं आवाज उठाते कि हमारा एक हिंदू मरा है? सिर्फ आवाज उठाते कि माइनॉरिटी एक मरा है, या इस जात का है, या इस धर्म का है। जब हिंदू मरता है तो वो कोई न्यूज नहीं होता। मेरा सिर्फ ट्वीट यही था। उसको अगर आप सांप्रदायिक बनाएंगे, जिसको मैं राष्ट्रवादी मानता हूं, तो ये इस तरह का मीडिया को मैं अगर प्रेस्टिट्यूट नहीं कहूं, तो आप नाम दे दो कि इनको क्या कहना चाहिए। चलिए, आपने राष्ट्रवादी होने की बात की। इस वक्त आपके तमाम जो बयान आते हैं, जिस तरह से राष्ट्रवादी की परिभाषा गढ़ी जा रही है, उससे मिलते जुलते रहते हैं। एक बात आपको और भी पसंद नहीं, पाकिस्तानी कलाकारों को आप बेहद पसंद नहीं करते। यार प्लीज ये टॉपिक चेंज करो। आप उनको इतना बढ़ावा मत दीजिए, और वो लोग हमारे उस लायक नहीं कि मैं उनके बारे में अपनी जबान से बात करूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे अंगूठे की बात मेरी जबान से मत कराओ। प्लीज चेंज द टॉपिक। लेकिन सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैंस होते हैं, पसंद करते हैं लोग गायकी को, तो क्या अगर गायकी को अगर हिंदुस्तान के लोग पसंद कर रहे हैं तो उनको रोकना ठीक लगता है? तो गायकी सुनिए ना, उनको यहां पे पाल पोस के हवाला से पैसे दे रहे हैं, और जो आपके सुबह शाम आप लोग टीवी चैनल में देखते रहते हो, नए नए टैलेंट आते हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? और वो गंदे बेसुरे लोग यहां पे आके कव्वाल, बेसिकली सारे कव्वाल हैं, जिनको अपनी कंट्री में उनको कोई पानी तक नहीं पूछता, जीरो से आते हैं, जीरो। आप बता दो ना कोई फेमस आदमी इधर आया है, यहां पे आके फेमस होते हैं। और हमारी
ये स्तर इतना नीचे गिर गया कि उनको हम सर पे उठा रहे हैं। जीरो है, बेसिकली जीरो से भी खराब है। महा बेसुरे लोग हैं, कव्वाल है, जिनको शादियों में बाहर बैठा के गवाया जाता है, उनको आपने अंदर बैठा लिया और बड़े बड़े हीरो लोग उनसे गवाने लगे हर पिक्चरों में। शर्म आती है मुझे ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे रहने में मुझे शर्म आती है। इंडस्ट्री में ऐसा क्यों हो रहा है? आप इतने अच्छे कलाकार हैं, हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर से इंपोर्ट क्यों किया जा रहा है? शाहरुख खान कहते हैं कि अरिजीत सिंह से गाना नहीं गवाना, मुझको पाकिस्तान के कलाकार से गाना गवाना है। इस तरह के बयान शाहरुख खान दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? वजह क्या लगती है आपको? गद्दार हैं सब, मैंने तो नाम नहीं लिया, आप जिनकी बात करें सब गद्दार लोग हैं। मतलब जो पाकिस्तान के लोगों से गाना गवा रहे हैं, शाहरुख खान की बात करें, कभी आप भी उनकी आवाज हुआ करते थे? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात शाहरुख खान ने नहीं कही, शायद सलमान खान ने कहा है। नहीं, शाहरुख खान ने ये बात कही है कि वो चाहते थे कि जो गाना उनकी नई फिल्म का है वो अरिजीत सिंह ना गाएं, गेरुआ गाने की बात हो रही है, वो गाना पाकिस्तान के एक गायक गाए। ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, एक बात आप क्या कहते हैं इस बारे में? अब पब्लिक जो सुनना चाहती है, अगर सुन रही है तो खराबी इसमें क्या है? ये पब्लिक इनको इनकी मशविरा ले रही है इनसे कि आप पाकिस्तानी लोगों को बुलाओ इधर। बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को, और इनका अंत भी बड़ा ऐसा ही होगा। जब ये लोग आखिरी सांस लेंगे तब एक हिंदुस्तानी इनके बगल में नहीं खड़ा होगा, तब उनको ही बुलाएंगे भैया आप आ जाओ, हमें लेके जाओ और हमारा संस्कार वहीं कर देना। शर्म, बहुत बेशर्मी की बात है। बिल्कुल। शाहरुख खान अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कलाकार यहाँ पर उनके आके गीत गाएं तो वो गद्दार हैं, ये बात आपने कही। गंदे हैं, निर्लज्ज हैं, बेशर्म है। चलिए पाकिस्तान की बात कर लें, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम कलाकार, मेरे ख्याल से आपके गीतों को भी पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। वहाँ के युवा आपके गीतों को गाते हैं, वहाँ पर टैलेंट हंट शो होते हैं, तो अभिजीत के गीत तो वहाँ के लोग भी बहुत गाते हैं। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि ऐसा नहीं? मैं तो बोल रही हूँ पनपने मत दो ना, हमारे यहाँ पे क्यों ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहे हो? आप एक चीज बताइए, आप कभी ये सपना देखते हो कि मैं इंडिया की जगह पाकिस्तान में जाके बड़ा एंकर बनूं? कभी देखा आपने सपना ये सर? जी। कि वहां का हर आदमी यही सपना देखता ना कि मैं इंडिया में जाके एक बड़ा आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि उनको वहां पे उनके पास कुछ नहीं है, वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, शायद इसकी कुछ भी नहीं है। तो उनके वहां पे नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमने ठेका लिया हुआ है। अगर पाकिस्तान में आपको कोई प्यार करता है, वहां के लोग आपको बुलाते हैं, कहते हैं अभिजीत जी हमारे लिए गाना गाइए, आप जाएंगे? आप जानबूझ के इस चीज को वो कर रहे हो। आप पता नहीं आप वहां से आए हो या यहाँ के हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत वकालत कर रहे हो। नहीं, प्लीज उनकी वकालत मत कीजिए। आप अपने लोगों की बात कीजिए, अपने बच्चों की बात कीजिए, अपने महान कलाकारों की बात कीजिए। चलिए, याकूब मेमन को फांसी जब हो रही थी तो उसके बाद एक वकील साहब हमारे हैं जाने माने, प्रशांत भूषण जी, उनके खिलाफ आपने बयान दिया था। क्या बयान दिया था? आपने कहा था कि आप उन्हें जूते से मारेंगे। तो वेट कीजिए ना, आप इतनी जल्दी में क्यों है? नाराजगी है? नाराजगी? ये टेररिस्ट से भी बड़े। टेररिस्ट अपना काम, उनका गलत मुद्दा है, उनका गंदा मुद्दा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। ये बेचारे दलाल लोग क्यों बैठे हैं इधर? तो आप इतनी जल्दी में क्यों है कि मैं उनके ऊपर ही एक्शन लूं? वेट कीजिए ना। चलिए, इंडस्ट्री में इतनी नई प्रतिभाएं हैं, तमाम टैलेंट शोज में आप जाते हैं, वहां पर जज बनकर देखते हैं, तो क्या ये जो नए बच्चे आ रहे हैं बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, या इनको प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है इसलिए इस वक्त इस नए जमाने में गायकों की लाइन लगी हुई है? क्या लगता है? ये क्वेश्चन तो आप अभी पूछ रहे हैं, ये अभी का क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन का जवाब तो मैं पिछले 20 साल से दे रहा हूं। 20 क्यों, 22 साल हो गए। 94 से ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। 94 से सिंगिंग कंपटीशन के जितने भी प्रोग्राम शुरू हुए थे, तो आज 22 साल हो गए इस चीज को। 22 सालों से जवाब एक ही आ रहा है, लेकिन उसको कोई बोला आजकल नहीं। तो 22 साल पहले जो लोग आए थे वो कहां है आज? उनका आंसर आपके पास है। 22 साल से लेके अभी तक, 22 सालों से लेके कितने चैनल, हर साल कितने प्रोग्राम्स, छोटे मोटे चैनल सब जगह, आपके रीजनल में भी होता है। आप खुद ही आंसर ढूंढ लीजिए, इन 22 सालों में कौन सा सिंगर आया और क्या हुआ? सुनिधि चौहान टैलेंट हंट शो से आई हैं, श्रेया घोषाल, आप तमाम गाने। टैलेंट हंट शो से तो मैं भी आया हूं। ये टैलेंट हंट शो से कोई स्पॉट नहीं हुआ था। दे वर नॉट विनर। वो तो नहीं भी टैलेंट शो में आती तो भी उनका तो फिक्स था। दे वर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड एंड वेरी मच फोकस्ड। लेकिन टैलेंट शो के लिए आप ये फोकस हो जाते हैं, इतनी मतलब दुख की बात है। मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं जो 22 साल पहले जिन्होंने टैलेंट शो में हिस्सा लिया था, किसी ने विन किया या किसी ने उस वहां पे अप्रिसिएशन मिला और बड़े बड़े आप तो ये हो जाएंगे, आप देश के ये बन जाएंगे, बेचारे उसी उम्मीद में आज 22 साल हो गए, बुढ़े हो गए, यहां पे आके जम गए।
घर बेच के उनके माता पिताजी ने जमीन बेच दी, किसी ने अपनी चूड़ियां बेच दी, किसी ने वो करके बैठे हुए, कुछ नहीं हुआ उनका। तो हुआ कितना, जिनका हुआ तो वो टैलेंट शोज के विनर नहीं थे और कभी भी उनको उस हिसाब से उतना, अब जब वो बन गए तो आप लोग खोद रहे हो कि कौन से टैलेंट शो में थे। नहीं, सुनिधि तो सुनिधि जो थी, तो सुनिधि को जब जीती थी शी वॉज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, उस टाइम भी वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने मस्त मस्त गाया था। जी हाँ, उसके 1-2 साल पहले ही वो जीत गई थी वो टैलेंट रन। तो वो शी वॉज वेरी मच इन द सर्किल। वो मेरे साथ गाती थी, वो आदेश के साथ गाती थी, वो कल्याण जलंजी के साथ गाती थी। शी वॉज वेरी मच इन द सर्किल, शी वॉज नोन कि ये इतनी बड़ी सिंगर है। वो टैलेंट शो में जाके नहीं, वो टैलेंट शो पीपल वांटेड हर बिकॉज शी वॉज वेरी मच नोन। वो जब 10 साल से वो गा रही थी, शी वॉज ऑलरेडी वेरी फेमस, बहुत फेमस थी। क्या यही वजह है कि एक दौर था, मोहम्मद रफी साहब थे, किशोर कुमार साहब थे, मन्ना दा थे, मुकेश जी थे, दौर आगे बढ़ा, दूसरे कलाकार आए, एक दौर आपका था, कुमार शानू जी, उदित जी, अभिजीत जी, ये कलाकार थे, ये राज करते थे इंडस्ट्री में, सिंगर्स थे। लेकिन अब उस तरह की चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं कि कुछ सिंगर्स हों, उनकी आवाज बार बार सुनाई पड़े, इतने ढेर सारे लोग आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से नए नए सिंगर्स आने का सिलसिला शुरू है, किसी ने 1 गाने गाए, किसी ने 2 गाने गाए, इसलिए वो दौर नहीं बन पा रहा, वो आवाजें पहचान में नहीं आती हैं? नहीं, उनका कभी दौर नहीं बनेगा। दौर था नहीं हो सकता, दौर है। किशोर कुमार का दौर है, रफी साहब का दौर है, मुकेश जी का दौर है, अभिजीत का दौर है, शानू का दौर है, उदित नारायण, सोनू निगम, इन सब का दौर है। आप बताइए ना, सुनिधि के गाने आपने कितने साल से नहीं सुने? श्रेया का साल में एक बार एक गाना, या बहुत मुश्किल, जो जितने वो डिजर्व करती है, आप उतने गाने सुनते हो पिछले 6-7 साल से? श्रेया के गाने तो आ रहे हैं, बाजीराव मस्तानी में गाए। हाँ, तो वही तो बता रहा हूं, आप नाम लोगे तो 1 या 2 फिल्में आपको मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं मिलता जैसे हम लोगों ने राज किया है। तो क्योंकि अब हर कोई ऐसा लगता है कि श्रेया गा रही या सुनिधि गा रही है, लेकिन असली में देखे जाए तो उनके गाने भी जितना उनको डिजर्व करना चाहिए, जितने होने चाहिए, उतने नहीं है। सो हमारा दौर तो है हुजूर, हमारा दौर है। आप ये टाइम पीरियड मत दिखे तब तक हमने गाना गाया, लेकिन हमारे गाने तो बज रहे हैं ना। डेडिकेटेड रेडियो स्टेशन, अभी सब रेडियो स्टेशन आ गए रेट्रो। हम इतनी जल्दी रेट्रो में आ जाएंगे, ये तो कभी होता ही नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ नाम देके हमारे गाने आज सबसे ज्यादा बजते हैं। उस समय उतने नहीं बजते थे जितने आज बजते हैं। नहीं, बिल्कुल दिलों में तो दौर है, बिल्कुल दिलों में बसते हैं। दौर तो हमेशा रहेगा, अभी शायद एवरग्रीन गाने हैं, वो तो हमेशा बजते रहेंगे। लेकिन नए गानों की बात करते हैं। आपने हिट सॉन्ग्स लगातार गाए हैं, बेशरम में आपका गाना बहुत पसंद किया गया, 2013 की बात है। इसके पहले आपने मैहूना में गाने गाए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया? देखिए, ये जब आप बोलते हैं ना काम मिलना, ये काम, आपके काम और हमारे काम में बहुत फर्क है। काम मिलना आप लोगों के प्रोफेशन में हो सकता है कि काम दे दीजिए, काम दे दीजिए। हमारे प्रोफेशन में जहाँ जिस स्टेचर का मैं सिंगर हूँ, जिस कैलिबर का मैं सिंगर हूँ, हम यहाँ पे काम छोड़ देते हैं। हमारे पास काम की कमी नहीं है। काम लेके लोग मेरे ऑफिस में वेट करते हैं, कितने इवेंट वाले वेट करते हैं। मुझे पसंद नहीं आता इवेंट, तो मैं नहीं करता हूँ। काम की कमी नहीं है। अब जो मैं सिंगिंग की बात कर सिंगिंग की ही बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा जाके रेस्टोरेंट में जाके वेटर का काम बता रहा हूँ? क्यों आप गाना नहीं गा रहे? मेरी मर्जी। अगर मैं इस दौर में नहीं गा रहा हूं तो आप बता दीजिए इस दौर में कौन सा गाना मैं गाता और आके निकल जाता। आप आज जिस सिंगर की बात कर रहे हैं, पिछले साल आप किसी और सिंगर की बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। 2 साल कंटिन्यू उसके गाने सुनाई पड़े, कितने अवार्ड ले लिया। आज ही इज नॉट देयर एट ऑल। उसके पहले भी थे, उसके पहले भी थे, और जो सिंगर्स चल रहे हैं बहुत गंदे, बहुत वाहियात है। तो क्या मैं उस स्टैंडर्ड का सिंगर बन जाऊं कि मुझे चलना है, मुझे काम चाहिए? अब जिस वक्त आप आए, सर एक चीज बता दूं, मैं ठाठ के साथ और राजा महाराजा की तरह रहता हूं। मेरा लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे, अपने खुद की अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट बता रहा हूं कि मेरा लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत पापड़ बिलने पड़ेंगे। अच्छे स्टार मेरे लाइफस्टाइल से नहीं। जाहिर सी बात है, तो ऐसा नहीं है हमेशा काम मेरे लिए काम नहीं, मेरे लिए आर्ट है। तो मेरी मर्जी से मैं गाऊंगा। मैं ही नहीं तो बोला था कि मैं शाहरुख खान के लिए नहीं गाऊंगा। तो क्या मैं काम मांगने वाला आदमी था? अगर मुझे मेरा वो पोजीशन होता कि यार काम चाहिए, तो क्या है? आप देख लीजिए ना, मेरे में और दूसरे सिंगर्स में एक सिंगर माफी मांग रहा है और गुजारिश कर रहा है कि सलमान भाई मेरा गाना रख दो, और दूसरी तरफ मैंने थप्पड़ मारा कि मैं गाना ही नहीं गाऊंगा एक सुपरस्टार के लिए। तो फर्क ये है कि मैं राजा की तरह जीता हूं और मेरे अंदर वो क्षमता है। भगवान ने मुझे वो इतना
बनाया है, मुझे इतना दिया है कि मैं राजा महाराजाओं की तरह रहूंगा, शहनशाह की तरह। बिल्कुल। अरिजीत सिंह की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अरिजीत सिंह के गाने बहुत पसंद किए जा रहे हैं, मतलब वो भी अपनी एक उनका मुकाम अपना बना रहे हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जितने स्टार्स हैं सबकी आवाज आप रह चुके हैं, सबके लिए आपने सुपरहिट गाने गाए हैं, लेकिन ये स्टार अभी भी बरकरार हैं, आप उनकी आवाज क्यों नहीं बन सकते? आपने रणबीर कपूर के लिए गाना गाया, वो गाना बेहद हिट हुआ, इतनी सूट कर रही थी आपकी आवाज रणबीर कपूर पे, तो आखिरकार रणबीर जब स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं तो उनकी आवाज अभिजीत क्यों नहीं है? इसकी वजह मैं पूछ रहा हूं। देखिए, ये एक बहुत इंडस्ट्री में एक जो और किसी हॉलीवुड में नहीं होता। हॉलीवुड में जब एक स्टार 70 साल का हो जाता ना, तो वो 70 साल की तरह ही एक्ट करता है, उसकी उम्र मालूम पड़ती है 70। बच्चन साहब आज अगर 80 के करीब हैं या 70 के ऊपर हैं, तो बच्चन साहब वही पोर्ट्रे करते हैं जितनी उनकी उम्र है। और ये जो आप स्टार लोग बोल रहे हैं कि ये स्टार अभी भी चल रहे हैं, आप उनके लिए क्यों नहीं गा रहे? मेरी वॉइस उनसे ज्यादा यंग है, जो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने को। वो लोग जिस हीरोइन के साथ आते हैं, फिर बाद में उसी हीरोइन के भतीजी के साथ ये लोग हीरो बन जाते हैं। तो ये कहां का वो है? जस्ट छुपाने के लिए, अपनी एज को छुपाने के लिए वो पहले डेस्परेटली अपने से बड़ी हीरोइन के साथ काम करते हैं, और मालूम पड़े जो नेक्स्ट जनरेशन के, उसके 4 जनरेशन 5 जनरेशन चेंज हो जाते हैं, और वो लोग बिल्कुल 6 जनरेशन के बाद के बुढ़े होके उन हीरोइन के साथ काम करते हैं, नई जनरेशन की। तो ये कहां से मैच, ये कहां का लॉजिक है? ये कहां का लॉजिक है? चलिए, लेकिन ये जो नए कलाकार हैं उन पर भी तो आपकी आवाज सूट कर रही है। रणबीर कपूर की बात करें, या फिर जिस तरह बेशरा में आपको गाना गाने के लिए तो मिला ये था, क्या मैं डिसाइड करने वाला होता हूं कि मैं गाऊंगा मुझसे गवाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। संगीतकारों को ये डिसाइड करना चाहिए। मैं एक बात और भी संगीतकार नहीं है बाबा आज के दिन, आप क्यों नहीं समझते? संगीतकार बताइए ना, आफ्टर जतिन ललित कौन संगीतकार आया है? आप अभी 50 नाम गिनाओगे। एक फिल्म में आज 7 से 8 संगीतकार हो रहे हैं। आप कौन से संगीतकार की बात कर रहे हैं? गुस्से थे ऐसे, लेकिन आप देखिए कोई संगीतकार वैसा नहीं है ना जो बोले। सिस्टम बहुत अलग हो गया है। अगर एक संगीतकार जिसको कुछ समझ में नहीं आता, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक ठेकेदारी का काम कर रहा है। प्रोड्यूसर ने बोल दिया मुझे इतने गाने चाहिए, बना के दो, वो गाना बना रहा है, ऐसा गाना बना के दो, वैसा गाना बना रहा है। आप टेक्नोलॉजी, आजकल सॉफ्टवेयर ऐसा हो गया कि आप एक गाना 15 सिंगर से क्या 20 सिंगर से आप गवा सकते हो 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर सबसे डब करवा लो। उसके बाद कंपनी को चला जाता है, फिर वो बोलते हैं इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसका ये कर लो। किसी म्यूजिक डायरेक्टर की हिम्मत है कि मुझे बोल दे कि आप भी गा दीजिए, 20 लोग गा रहे हैं, आप भी गा दीजिए? जमाना बदल चुका है। उनकी बैंड बज जाएगी अगर वो हमको पूछेंगे कि आप क्या गाएंगे। तो जो लोग कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, मैं तो उस रेस में नहीं रहूंगा ना। अच्छा, 20 में तो मैं भी एक बन जाऊं। ये कह सकते हैं कि आनंद मिलिंद आज नहीं है, जिस तरह नदीम श्रवण के लिए आपने बहुत से गाने गाए, जतिन ललित देख अन्नू मलिक, जतिन ललित की बात कर रहा हूं कि ये अब इंडस्ट्री में नहीं, कहीं ना कहीं। तो क्या इसलिए अभिजीत नहीं है? अगर ये ट्रेंड चल रहा होता तो शायद अभिजीत ही गाना गाते। ट्रेंड ही चेंज हो गया ना। आज कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जो म्यूजिक डायरेक्टर सबसे बड़े स्ट्रगलर हैं, सबसे बड़े। आप किसी भी नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर का नाम ले लीजिए आज, ज्यादा बिगेस्ट स्ट्रगलर, वो साल में शायद 1 पिक्चर कर रहे हैं। कोई तो घुसे ही थे 3 लोग एक साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में, एक साथ 3 लोग, मालूम पड़ा वो 3 तो हैं ही, और उस पिक्चर में 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स और हैं। तो साल में वो कितने गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं? चलिए, और एक म्यूजिक डायरेक्टर अगर कर रहा है तो साल में 2 सुपर हिट करने के बाद साल में 2 पिक्चर कर रहे हैं, उनके पास काम ही नहीं है, वो क्या हमको गवाएंगे? चलिए प्रीतम की बात करते हैं। प्रीतम के लिए आपने हिट गाने गाए हैं, रहमान साहब के लिए आपने हिट गाने गाए हैं, वो तो अभी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। रहमान साहब के नाम बताइए, पिछले 10 सालों में कितनी पिक्चर की है? नहीं, फिल्में तो हमेशा बताइए ना आप, 10 साल में कितनी पिक्चर की उन्होंने? उनकी फिल्में तो वैसे भी काम आती हैं। नहीं, तो हमेशा पहले बहुत आती थी। नहीं, इनको काम की जरूरत है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप ऐसे मत जाइए कि ये कह रहे, वो न्यूज में बने रहते हैं, लेकिन उनके हार्डली साल में या 2 साल में एक पिक्चरें आती है, हार्डली। अच्छा अभिजीत जी, फैक्ट, आप डेटा उठा के देख लीजिए। जब जो फ्लॉप होती है उसका नाम ही आप नहीं लेते हो, सिर्फ हिट पिक्चरों के नाम बात करते हो। क्या ट्रेंड चेंज होता रहता है? हर 20 साल के बाद नया ट्रेंड आता है और चीजें यहाँ पे हर 20 दिन में नया ट्रेंड आ रहा है। अब चीजें बदल चुकी हैं, आपको ऐसा लगता है? हर 20 दिन में नया ट्रेंड आ रहा है, हर 20 दिन में। चलिए, गोल्डन एरा आप किसे मानते हैं? 60s, 70s, 90s के बड़े खूबसूरत गीत है, लेकिन आप गोल्डन एरा किसे मानते हैं म्यूजिक का? अभी एक गोल्डन एरा वापस आएगा, उसमें भली मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन गोल्डन एरा आने वाला है।
अब शुरू भी हो गया, ऑलमोस्ट हम लोग फिर से काम करेंगे। एक एरा था जो 70s का, उसके बाद जो म्यूजिक ऐसा बर्बाद हुआ, ऐसा बुरी तरह से गया, जहां पे किशोर कुमार तक को गंदा म्यूजिक, गंदे गाने गाने पड़े। वो टिपिकल टाकी रे और चारपाई और आइसक्रीम खाओगी, सोच लीजिए इंदिवर जैसे राइटर को ऐसे गाने लिखने पड़े। तो वो दौर बहुत गंदा आया था। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उस चक्कर में क्या होता है आपको मालूम है, तब वो गजलें और भजन और गजल लोग सुनने लगे और सब स्टार बन गए। फिल्म म्यूजिक बंद हो गया, म्यूजिक कंपनीज बंद हो गई, सारे म्यूजिक कंपनी बंद हो गए। एचएमवी के पास सैलरी देने को पैसे नहीं थे, यूनिवर्सल, पॉलीडोर सब आए, सब बंद हो गए, लिटरली बंद हो गए। आपको मालूम है जब हम लोग ने एंट्री किया तो एक साथ 10-12 म्यूजिक कंपनी खुली जी। और म्यूजिक कंपनी इतनी ग्रो करती गई, लोगों ने बिल्डिंग बना लिया, प्रोड्यूसर्स बन गए, फिल्में बनाने लगे। आज भी वो लोग वही कर रहे हैं। म्यूजिक कंपनी बनी, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री चमका, करोड़ों, जितने की एक टेरिटरी बिकती थी उससे ज्यादा तो म्यूजिक का राइट्स बिकने लगा। जब से हम लोग ने काम बंद कर दिया है, सारी म्यूजिक कंपनीज बंद हो गई। कुछ लोग तो दिवालिया में चले गए, कुछ बचे 1-2, लेकिन वो म्यूजिक कंपनीज नहीं है, वो फिल्म प्रोडक्शन में आ गए। तो हमारे के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री आई और हमारे साथ म्यूजिक इंडस्ट्री खत्म हो गई। आप बताइए ना, नया म्यूजिक द्वारा पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, ये एक म्यूजिक की दुकान नहीं है। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल वो इंडस्ट्री खत्म होती जा रही, पायरेसी भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। नहीं, पायरेसी कोई नहीं, पायरेसी करता, म्यूजिक कोई खरीदता ही नहीं है जी। लेकिन आपके गीतों आप बताइए ना, दुकान कहाँ है? अगर दुकान भी तो होती थी ना पायरेसी की, पायरेसी के हर ढाबे में म्यूजिक की दुकान होती थी। तो हाँ, तो वही मैं बता रहा हूं ना कि क्यों ऐसा नौबत आया। तो म्यूजिक भी वैसा ही बन गया कि जो डाउनलोड करो कोई खरीदेगा ना। आप अभी भी सीडी दे दीजिए, लेकिन म्यूजिक लोग नहीं। लेकिन हमने जब तक किया तब तक बिका, म्यूजिक इंडस्ट्री पनपे। आज म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है, दुकानें नहीं है, एक दुकान नहीं मिलेगा म्यूजिक का। अभिजीत जी, आपके फिल्मों की बात करें, फिल्मी गाने तो सुपर हिट हैं, लेकिन आपके प्राइवेट एल्बम्स कितने बिकते थे, कितना लोग पसंद करते थे? मेरी फिल्मों से ज्यादा प्राइवेट एल्बम चला, तेरे बिना आशिकी। आज भी मतलब जितना यस बॉस का गाना पॉपुलर है, उससे ज्यादा तो मेरा कभी यादों में, ये गाना सबसे ज्यादा मेरा पॉपुलर है। इसमें तो कोई स्टार नहीं था, बिल्कुल ना, मैंने स्टार को आने दिया। लेकिन वो एल्बम क्यों नहीं आ रहे? वो तो आप बना सकते हैं। वही तो बता रहा हूं ना कि म्यूजिक इंडस्ट्री खत्म हो गई। जो नया दौर आया, उन्होंने सारी म्यूजिक इंडस्ट्री को बंद कर दिया। अब ना तो उनको पैसे मिलते हैं, ना आर्टिस्ट को पैसा मिलता है, ना म्यूजिक डायरेक्टर को पैसा मिलता है, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो म्यूजिक कंपनी भी बंद हो गई। वो कहां से एल्बम हम बनाएंगे, फिर तो लोग क्या करेंगे? पहले एक हमारे गानों पे उस समय, आज से 10 साल पहले 30 लाख 40 लाख का एक वीडियो बनता था। प्रमोशन पे कंटिन्यू प्रमोशन सालों साल करते रहते थे, कमाते थे। आज कहां से करेंगे? 1 रुपए तक नहीं दे सकते वो लोग। अब क्या म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे? लेकिन आपने कहा उम्मीद है आपको कि एक दौर फिर से वापस आएगा। अब म्यूजिक का दौर वापस आएगा, मेलोडी का दौर वापस आएगा। और आप लिख लीजिए, अभी मैं बैठा हूं, से 2-3 महीने बाद देखिएगा जो भी मेरे साथ होगा। अगर जो मैं कर रहा हूं अगर कुछ इधर उधर नहीं हो गया, तो 2-3 महीने में आप उसका रिजल्ट देखेंगे, फिर वो ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अभिजीत जी, आप पर लोगों की नजरें रहती हैं, आप क्या ट्वीट करते हैं, लोग देखते रहते हैं ध्यान से अभिजीत क्या कहने वाले हैं, क्या सोच क्या रहे हैं, क्या करियर बदलना है या फिर अभिजीत एक नई विचारधारा को शुरू करने वाले हैं जिस तरह का इंडस्ट्री में आज तक कोई ना हुआ हो? देखिए, विचारधारा तो मेरी पहले भी थी। जब विचारधारा रखता था, किसी मैगजीन में रखता तो 1 महीने बाद आता था। फिर विचारधारा मेरी रोज आती, लेकिन कुछ कहने के लिए 1 महीने के लिए वेट करना पड़ता था। फिर से मैगजीन आएगा तो भी इतना छोटा सा मुझे कवरेज देगा। न्यूज़पेपर आती थी, इंटरव्यू लेती तो उसका रिएक्शन होता था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तो विचारधारा तो सुबह शाम मेरी चलती है। तो थैंक गॉड ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है, तो मेरी विचारधारा मैं सामने रखता हूं, तो वो जल्दी से आता है। पहले भी रखता था, लेकिन पहले नजर में नहीं आता था। अब फट से करता हूं, 5 मिनट के अंदर लोग वेट कर रहे हैं कि अभिजीत का क्या आएगा नहीं आएगा। कुछ लोग गाली देने के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग वाह करने के लिए वेट कर रहे हैं। चलिए, फैंस की तादाद बढ़ी है ट्विटर के माध्यम से? नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैं कभी फैंस उस नजर से करता तो मैं सिर्फ अच्छे मीठे चुपड़ी बातें और किसी के खिलाफ बातें क्यों करता? ऐसा नहीं, जरूरी नहीं। मेरे ख्याल से मेरे जितने नॉर्मल फैंस तो हर एक के होते हैं,
जिसको लोग नहीं पहचानते, आप अभी ट्वीट कीजिए, इनका गाना नहीं सुना, इनका नाम नहीं सुना, उनके फॉलोअर भी ज़्यादा हैं। मेरे इतने नहीं है, क्योंकि मेरा मुद्दा सिर्फ वो लेके ही नहीं कि चापलूसी करना और ये करना वो करना, एक दूसरे की ये जो म्यूचुअल इनकी आपस में एडमायरेशन है, ग्रुप है, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन रियल में एक दूसरे को दे हेट ईच अदर। किसी पे कुछ होता था बोलता बहुत अच्छा हुआ, और ट्वीट पे देखेंगे भाई आपका ये गाना बड़ा अच्छा लगा, अरे ये तो सी ग्रेट हो, अरे आप छा गए, ये सब चलता रहता नकली म्यूचुअल एडमायरेशन, उसमें मैं नहीं हूं। चलिए, बेबाक राय आप हर चीज को लेकर देते हैं, या समसामयिक आप विषयों पर। ऑनेस्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड को बेबाक का मतलब क्या होता है मुझे समझ में नहीं। बेबाक का मतलब लगभग ऐसा ही होता है, जिस तरीके से वर्ड आपने यूज किए, सीधे सीधे आपको जो लगा आपने कह दिया। जी हाँ, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। मैं ऐसा आपकी बहुत तरह कम लोग, स्क्रिप्ट, मैं आपकी तरह स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आप राय दिया करते हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अपनी बातें और अच्छे ढंग से पहुंचा पाएंगे लोगों तक? मैं जिस टाइम म्यूजिक में आया तभी से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अगर देश प्रेम की भावना पहले नहीं थी, उतनी नहीं थी, लेकिन बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि देश के ऊपर इस तरह से एंटी नेशनल और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, सो कॉल्ड प्रेस्टिट्यूट्स इस तरह से हावी हो रहे हैं कि अगर हम जैसे लोग अगर सचेत होके लोगों को मैसेज नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों की बात कोई सुनता नहीं है। आपको ये जनरल पब्लिक कुछ भी ट्वीट करेगा या लिखेगा तो आप थोड़ी उसको सुनोगे। मैं जब करूंगा तो आप लोग सुनोगे, तो कम से कम मैं एक पब्लिक की आवाज हूं, नॉट इलेक्शन लड़के पब्लिक की आवाज नहीं बनता हूं मैं अपने प्यार से, और लोग मुझे चाहते हैं तो तब मेरी आवाज आप सुनते हैं। कोई मैं इलेक्शन लड़के पॉलिटिशियन बन के नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल। सबसे अधिक नाराजगी किन विषयों को लेकर आपके हैं? जिस तरह की बातें चल रही हैं, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, एक एंटी सेकुलर की बात यहां पर बार बार की जाती है, तो नाराजगी आपकी मुख्य मुद्दा किस चीज को लेकर है? यही कि बहुत आप पॉलिटिक्स करते हुए लोगों को देखेंगे, लेकिन देश के बारे में आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोई देश के हित के बारे में बात कर रहा है। सब अपने काम के लिए बात कर रहे हैं, सब अपनी कुर्सी के लिए बात कर रहे हैं। तो बहुत चंद लोग हैं जो देश के बारे में बात करते हैं, और जब वो लोग देश के बारे में बात करते हैं तो सेक्युलर लोग और लाल सलाम लोग और ये लोग पूरे चढ़ जाते हैं और देश के खिलाफ बात करते हैं, और कोई बाहर निकल के बात ही नहीं करता इनके अगेंस्ट। बस इसीलिए तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, वहां से 50,000 लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, मेरे जैसा एक आदमी बाहर निकलता तो इनके मुंह बंद कर देता है। तो है मेरे अंदर वो क्षमता, भगवान ने दिया है। बिल्कुल। अभिजीत जी को गुस्सा क्यों आता है ये आपने देख लिया। वह छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम अभिजीत जी से पूछेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा सफर उन्होंने तय किया, इतने ढेर सारे गाने गा लिए, देश विदेश में लोग उनको जानते हैं, लेकिन क्या कोई ख्वाब अधूरा रह गया है? वह छोटे से ब्रेक का।